अगर आप यूपी की लोक सेवा आयोग की अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि यूपी से संबंधित करंट अफेयर्स के सेक्शन को आप ठीक तरीके से तैयार करें। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है यूपी पीएससी करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें यूपी से संबंधित हैं, उन पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं ताकि आपका यूपी का करंट अफेयर्स का सेक्शन ठीक तरीके से तैयार हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज के पहले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर लगातार सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, मुलायम सिंह यादव, योगी आदित्यनाथ या सुश्री मायावती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा योगी आदित्यनाथ। हाल ही में इन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का सबसे लंबे समय तक निरंतर मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और वो लगातार उत्तर प्रदेश के 8 वर्ष 127 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। ये पहला रिपोर्ट था। हाल ही में योगी आदित्यनाथ द्वारा जो वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना 8 वर्ष 4 माह और 10 दिन का कार्यकाल पूर्ण किया और ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि ये दिन अवधि जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगर मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक यात्रा की बात करें तो वो यात्रा वर्ष 2017 से शुरू होती है, जब भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल किया था। उसके बाद 2022 में भी एक स्पष्ट बहुमत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया और योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री बने वर्ष 2022 में। उन्हें वो सत्ता में लौटे थे और इस प्रकार से उन्होंने हाल ही में 8 वर्ष 4 माह और 10 दिन का कार्यकाल जब पूर्ण किया तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक कार्य किया है। तो हाल ही में 8 वर्ष 4 महीने और 10 दिन का कार्यकाल पूर्ण किया है योगी आदित्यनाथ ने और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का, जो लगातार 8 वर्ष 127 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, उनको देख लेते हैं, भले ही उनके कार्यकाल में निरंतरता न रही हो। यहाँ पर आप निरंतरता का तत्व देख सकते हैं। जैसे मायावती ने 7 वर्ष 16 दिन तक काम किया है मुख्यमंत्री के रूप में। मुलायम सिंह यादव ने 6 वर्ष 274 दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है और 3 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा संपूर्णानंद ने 5 साल 345 दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। अखिलेश यादव ने 5 साल 4 दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है और नारायण दत्त तिवारी ने 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन 3 वर्ष 314 दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश का दौरा किया? आपके सामने ऑप्शन क्या है? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा जापान। जब तक हम कोई प्रश्न पढ़ें और उसका उत्तर बताएं तब तक आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपने स्तर पर इनका उत्तर सोचने का प्रयास कर सकते हैं ताकि अपने लेवल पर भी आपका एक लगातार मूल्यांकन होता रहे, जिस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति को निर्धारित कर सके और जहां पर भी सुधार करने की आवश्यकता है वहां सुधार कर सके। तो जापान इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में जापान का दौरा किया। मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित हाइड्रोजन उत्पादन और ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देना। यानी जो हरित हाइड्रोजन है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, उसका डेवलपमेंट जापान में किस प्रकार से एक प्रमुखता हासिल किए हुए है, उससे संबंधित टेक्नोलॉजी क्या है, तकनीकी क्या है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है, उससे जुड़े हुए नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन सब चीजों का अध्ययन इस प्रतिनिधिमंडल ने किया, अवलोकन इस प्रतिनिधिमंडल ने किया ताकि उत्तर प्रदेश में भी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, विशेष तौर से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की जा सके। ग्रीन हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में, उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में जापान मदद करेगा। जापानी उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर अपनी सहमति को
अभिव्यक्त किया है। और ये उत्कृष्टता केंद्र क्या करेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित जितने भी डेवलपमेंटल वर्क है, चाहे वो अनुसंधान से जुड़ा हुआ है, चाहे वो तकनीक से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नवाचार से जुड़ा हुआ है, इन सारी चीजों पर काम किया जाएगा ताकि राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके, उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही राज्य की जो शून्य उत्सर्जन परिवहन नीति है, उसको भी ये बल प्रदान करेगा। आप जानते हैं कि भारत में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो जीवाश्म ईंधन है, उनका ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल न किया जाए, उनके इस्तेमाल को लगातार कम किया जाए और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को लगातार डेवलप किया जाए। उस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ये सारे स्रोत महत्वपूर्ण हैं। और जीवाश्म ईंधनों का सबसे बड़ा खतरा ये है कि उनसे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। और प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये अगर इनका वायुमंडल में सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ता है तो इनकी क्षमता होती है हीट को ट्रैप करने की। और जब हीट को ये ट्रैप करती है तो इससे भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटती है, जो अंततः जलवायु परिवर्तन की घटना के लिए जिम्मेदार है। इसलिए जरूरी यह है कि जब हम जलवायु शमन की बात करते हैं, जलवायु मिटिगेशन की बात करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को हमें कम करना है। और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने का एक तरीका यह है कि अपने ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर बेस्ड किया जाए, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, इनके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। इसी के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन का विशिष्ट महत्व हो जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब केवल हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं है, बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जिस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, उस प्रक्रिया में भी हम सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा स्रोतों का ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं। उसमें हम विद्युत का प्रवाह एक तरह से जल में कराते हैं, जिससे हाइड्रोजन के अणुओं को अलग करते हैं और हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जैसे विद्युत का प्रवाह कराते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में भी हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए वो हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। यानी पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का ही इस्तेमाल होगा और किसी भी तरह से जीवाश्म ईंधनों पर बेस्ड ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन नहीं होगा। तो इसी को हम कहते हैं कि अगर हम शून्य उत्सर्जन की तरफ बढ़ना है, यानी हम किसी भी रूप में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन न करें, उस दिशा में बढ़ना है, तो उसमें ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। अपनी यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने अगली पीढ़ी की तकनीकों का अवलोकन किया, उनको ऑब्जर्व किया और साथ ही जिसमें हाइड्रोजन ईंधन सेल पर आधारित टोयोटा मिराई वाहन प्रमुख रहा। ये अपने आप में कार का वो पहला व्यावसायिक मॉडल है, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कार मॉडल है, जो कि हाइड्रोजन ईंधन सेल पर बेस्ड है। इसका नाम है टोयोटा मिराई। तो इसका भी अध्ययन किया, इसका भी अवलोकन किया। यहाँ पर भी उन्होंने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से ये काम करता है। ये वाहन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से चलता है और बायो प्रोडक्ट के रूप में जल का उत्सर्जन करता है, यानी पानी का उत्सर्जन करता है और राज्य की शून्य उत्सर्जन परिवहन नीति के बिल्कुल अनुरूप है, अगर किसी भी प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है। और यही इस प्रतिनिधि मंडल की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भी रहा है, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन उत्तर प्रदेश में भी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाया जा सके और उसके लिए एक उत्कृष्टता केंद्र पर सहमति जापानी व्यवसायियों ने अभिव्यक्त कर दी। अगला प्रश्न है, कालिंजर किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, बांदा या कानपुर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, बांदा। और ये क्षेत्र किसमें पड़ता है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये आता है कालिंजर किला। ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कालिंजर दुर्ग का जिक्र किया। ये जो मन की बात का एपिसोड था, ये 124वां संस्करण था मन की बात कार्यक्रम का, और इसमें कालिंजर दुर्ग की बात करी और लोगों से, नागरिकों से ये अपील की कि वो इस तरह के ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रों या किलों पर जाएं, क्योंकि इससे न केवल उस क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जो ऐतिहासिक जुड़ाव होना चाहिए हमें अपनी विरासत के प्रति, वो ऐतिहासिक जुड़ाव भी डेवलप होगा नागरिकों में। और इससे इन क्षेत्रों की न केवल इकोनॉमी बढ़ेगी, बल्कि इस तरह के ऐतिहासिक किलों के संरक्षण की दिशा में भी
महत्वपूर्ण रूप से ये चीजें एक महत्व रखती हैं। अगर किसी कोई ऐतिहासिक महत्व का किला है और वहां पर नागरिक जाते हैं और एक तरह से ऐतिहासिक जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इन किलों की संरक्षण की दिशा में भी एक प्रोत्साहन मिलता है। कालिंदर किला की अगर हम बात करें, तो भारत की सांस्कृतिक गरिमा, ऐतिहासिक क्षेत्र के अंतर्गत तो उसका महत्व ही है ही। साथ ही आप देखेंगे कि ये जो किला है, ये गिरिदुर्ग और वन दुर्ग दोनों के रूप में स्थापित था। गिरिदुर्ग के रूप में इसलिए स्थापित था क्योंकि ये विंध्य पर्वत माला की एक पहाड़ी पर स्थित है, और पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ये अपने दुश्मनों पर नजर रखने में सक्षम था। साथ ही दुश्मन इस तक अपनी पहुंच बनाए, ये भी उनके लिए काफी मुश्किल होता था। इसके आसपास का जो क्षेत्र था, वो जंगली क्षेत्र था, और इस कारण से भी इस किले को भेदना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता था। यानी ये गिरिदुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताओं से संपन्न था। कहाँ पर स्थित है? बांदा जिले के ताराहाटी तहसील में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर स्थित है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। अगर हम इसका वास्तुकला की बात करें, तो यहाँ पर आपको 7 प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 द्वार बेहद प्रमुख हैं, जैसे आलमगिरी गेट और गणेश गेट। यहाँ आपको नीलकंठ मंदिर के साथ साथ कनाती मस्जिद जैसी ऐतिहासिक संरचनाएं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा किले में महल, मंदिर और पानी की टंकियों सहित बुंदेला वास्तुकला के कई उत्कृष्ट उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काल भैरव मूर्ति नीलकंठ मंदिर में स्थित है, जो इसकी एक प्रसिद्ध संरचना के रूप में स्थापित है। रानी महल और वेंकट बिहारी महल अन्य 2 प्रमुख संरचनाएं हैं। इसके अलावा अगर आप किले की ऊंचाई देखें, किले की प्राचीर की ऊंचाई देखें, यानी उसके चारों तरफ की जो दीवार है उसकी ऊंचाई देखें, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 45 मीटर है, जो इस किले को लगभग अभेद्य बना देती थी दुश्मनों के लिए। इसके अलावा इसकी दीवारें तोपखानों के गोलों तक के आघात को सहने में सक्षम थी। यानी जो दुश्मन थे, उस दुश्मनों के लिए बेहद ज्यादा मुश्किल होता था इस किले को जीतना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विद्युत सखी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? इसको कई बार बिजली सखी कार्यक्रम के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो विद्युत सखी या बिजली सखी दोनों ही नाम आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, बिजली उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना और बिजली बिल संग्रहण करना। सी ऑप्शन है, शहरी क्षेत्रों में बिजली वितरण सुधारना, और डी ऑप्शन है, बिजली चोरी रोकना। सही उत्तर इसका क्या होगा? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना और बिजली बिल संग्रहण करना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत सखी या बिजली सखी कार्यक्रम ने राजस्व संग्रहण के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार की रिपोर्ट आई है, और इसके कारण ही पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। अगर हम विद्युत सखी या बिजली सखी कार्यक्रम की बात करें, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मई 2020 में की गई थी। यानी कोविड के जब पहली लहर आई थी, उसी के आसपास या उसके बाद आप कह सकते हैं, तब की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, और इसमें दोहरा उद्देश्य ध्यान में रखा गया था। एक उद्देश्य यह था कि महिलाओं की आय को बढ़ाया जा सके, उनका सशक्तिकरण किया जा सके, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना इसका उद्देश्य था, और साथ ही बिजली बिल संग्रहण की चुनौती से पार पाना भी इसका दूसरा उद्देश्य था। क्यों उद्देश्य था? क्योंकि ये देखने में आया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति थे, या हमारे जो गांव और देहात के जो व्यक्ति थे, जब वो अपना बिजली बिल जमा कराना चाहते थे, तो लंबी लंबी कतारों में उनको रहना पड़ता था। बिजली सखी योजना के माध्यम से क्या किया गया? ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाओं को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया गया कि वो हर घर में जाकर के गांव के बिजली बिल उनसे ले सके, और उसे इकट्ठा बिजली घर में जाकर के जमा करा दें। इस तरह से उन्हें लगभग 2000 रुपए का बिल अगर वो जमा कराती हैं, तो 20 रुपए का कमीशन प्राप्त होता है, और अगर बड़ी मात्रा में बिजली बिल जमा कराती हैं, तो उसी प्रकार से उनका कमीशन बढ़ जाता है। इस योजना के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाओं का सशक्तिकरण करने में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को मदद मिली है। ये ग्रामीण महिलाओं, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को बिजली बिल संग्रह के कार्य में नियोजित करके उनको रोजगार प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण सफलता बिजली सखी योजना ने कार्यक्रम ने हासिल की है। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें,
तो प्रभाव आप देख सकते हैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से, जैसे अब तक लगभग 15,000 विद्युत सखियां राजस्व संग्रहण में सक्रिय रूप से संलग्न है, जिन्होंने सरकार के लिए कुल 2,000 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं लगभग। इस कार्यक्रम में 30,000 महिलाएं उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत साथ पंजीकृत हैं और वर्ष 2024 में 14,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करके नए बैच के रूप में विद्युत सखियों या बिजली सखियों के रूप में तैनात किया गया है। अगर इसके ये तो प्रभाव की बात हुई, लाभ की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 में बिजली सखियों ने लगभग 13.4 करोड़ रुपए बतौर कमीशन अर्जित किए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि कुल 438 विद्युत सखियां लखपति दीदी बन चुकी हैं। यानी उनकी जो आय है वो वर्ष में, अगर हम देखें लखपति दीदी की परिभाषा क्या है, लखपति दीदी की परिभाषा है ऐसी महिलाएं जिनकी घरेलू आय, जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल में कितनी हो जाए, 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो जाए और प्रति महीना कितनी कमाती हो, 10,000 ही रुपए कमाती हो। ऐसी महिलाओं को क्या कहा जाता है, लखपति दीदी कहा जाता है। लेकिन ये जो आय है ये 4 कृषि चक्रों में बनी रहनी चाहिए, 4 कृषि चक्रों या व्यवसाय चक्रों में बनी रहनी चाहिए। यानी लगभग 4 एक कृषि चक्र के रूप में, जैसे हमारे यहाँ एक साल में 2 फसलें खरीफ और रबी की फसल होती है, कुछ क्षेत्रों में जायद की भी फसल होती है, तो एक साल में 2 चक्र माने जाते हैं। तो इस आय को लगभग 2 साल तक बनाए रखना होता है। तो ऐसी महिलाओं को हम लखपति दीदी के रूप में परिभाषित करते हैं और इस योजना के माध्यम से, बिजली सखी योजना के माध्यम से कुल 438 विद्युत सखियां जो है वो लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस प्रकार के भी आंकड़े हमारे सामने आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस या किन जिले या जिलों की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है? आपके सामने ऑप्शन क्या है, अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए मैप के माध्यम से इसका उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। ये मैप आपके सामने है। अगर हरियाणा की सीमा को देखें तो यहां से ये शुरू होती है और इस प्रकार से यहाँ ये दिल्ली आ जाता है, ये तो दिल्ली हो गया, और फिर हरियाणा की सीमा यहां से आती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, उत्तर प्रदेश का शामली जिला, बागपत जिला और बागपत जिले के साथ गौतम बुद्ध नगर जिला, अलीगढ़ जिला, अलीगढ़ की ये सीमा, और यहाँ पर आप देखेंगे मथुरा जिला, ये हरियाणा से लगे हुए हैं। और यहाँ पर आपको गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ ये गौतम बुद्ध नगर का एरिया है और गौतम बुद्ध नगर के साथ अलीगढ़ और मथुरा आपके सामने ऑप्शन में दिए गए हैं। यानी जो इसका उत्तर होगा, सभी राज्यों की सीमा लगती है। और माफ कीजिएगा, यहाँ जो आपको लिखना होगा ये उपर्युक्त में से कोई नहीं के बजाय उपर्युक्त सभी कर लीजिएगा, क्योंकि तभी इसका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो ये गलती से प्रिंट हो गया होगा, इसको रखिएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि आपने देखा अभी अलीगढ़ की भी सीमा हरियाणा से लगती है, मथुरा की भी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की भी सीमा लगती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि यही उपर्युक्त सभी ही इसका उत्तर है। यानी ऑप्शन डी उत्तर होगा, सभी जो जिले दिए गए हैं उनकी सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाघ दर्ज किए गए थे? आपके सामने ऑप्शन क्या है? आपके सामने ऑप्शन है 173, 200, 222 या 250। तो वर्ष 2022 की बाघ गणना जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाघ दर्ज किए गए थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर आप हमें बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 222 बाघ दर्ज किए गए थे। यहाँ पर एक नेशनल काउंट को भी देख लेते हैं। जैसे वर्ष 2006 में भारत में बाघों की संख्या 1411 थी, 2010 में बढ़कर के 1706 हुई, फिर 2014 में बढ़कर के 2226 हो गई, 2018 में बढ़कर के 2967 हो गई और 2022 में बढ़कर के 3167 हो गई। तो ये नेशनल आंकड़ा है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2018 में 173 से बढ़कर के 2022 में बाघों की संख्या 222 उत्तर प्रदेश में हुई, जिसमें दुधवा टाइगर रिजर्व ने विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया, क्योंकि वहां पर कितने बाघ हैं? 135 बाघ हैं। वर्ष 2014 में वहां 68 बाघ थे, वर्ष 2018 में 82 बाघ थे और फिर 2022 में कितने बाघ हुए? 135 बाघ हुए। इसके अलावा अन्य अगर हम
जो टाइगर रिजर्व की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो पीलीभीत में 63 बाघ हैं, अमानगढ़ में 20 बाघ हैं और रानीपुर में 4 बाघ शामिल हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण चीजों ने, कई महत्वपूर्ण कदमों ने उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि करने में योगदान दिया है। चाहे वो बाघों के आवास के बेहतर तरीके से किए गए प्रबंधन का योगदान हो, चाहे वो आधुनिक गश्त प्रणाली का हो, और चाहे बाघ मित्र जैसी पहल के माध्यम से बाघों के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी स्थापित कर देने की पहल हो। इन सभी कारणों ने विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया है उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि में। तो हाल ही में ये पूरा टॉपिक चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में 29 जुलाई को क्या बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बनाया गया है, और इसीलिए हम उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या पर बात कर रहे हैं। बाघ मित्र पहल पर बात कर लेते हैं। वर्ष 2019 में बाघ मित्र पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश द्वारा की गई थी, और इसके तहत उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को तैयार किया गया, ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दिया गया जो बाघों के बारे में सूचना दे सके तुरंत, किसको, विभाग को, संबंधित विभाग को, ताकि बाघों और मनुष्यों के बीच मानव वन्यजीव जो संघर्ष की घटनाएं होती हैं उनको कम से कम किया जा सके, और बाघों को इन घटनाओं से किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसकी पृष्ठभूमि निर्मित की जा सके। तो इस पहल के तहत पीलीभीत में 120 से अधिक ग्रामीणों को बाघ मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जो व्हाट्सएप और आधिकारिक ऐप के माध्यम से इन जानवरों के देखे जाने की सूचना देने के लिए तुरंत एक प्रकार से मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। वर्ष 2023 में एक मोबाइल ऐप के साथ इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया था, जिससे जो वन कर्मी हैं और स्थानीय समुदाय है उनके बीच त्वरित संचार को बढ़ावा दिया जा सके। और आप देख सकते हैं कि ये बाघ मित्र व्हाट्सएप या एक आधिकारिक ऐप के माध्यम से बाघ के देखे जाने की सूचना तुरंत देते हैं, और तुरंत फिर जो वन कर्मी होते हैं, वन विभाग से जुड़े हुए कर्मी हैं, वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, और बाघों और मनुष्यों के बीच मानव वन्यजीव संघर्ष की दुर्घटनाएं हैं वो कम से कम करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो भी इनकी संख्या में गिरावट के एक कारणों में शामिल था। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मियावाकी वन का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया है? ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण वनों की, आप कह सकते हैं कि किसी छोटे से क्षेत्र में सघन वन उत्पन्न करने की एक विधि है, जिसमें एक खास वर्ग मीटर क्षेत्र में 2 से 4 जो देसी प्रजातियों के वृक्ष हैं वो उगाए जाते हैं, और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वृक्षों की प्रजाति इस प्रकार से उगाई जाए ताकि सघन वन एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर डेवलप किए जा सके। तो ये जापानी विधि है। तो आपको ये बताना है कि हाल ही में मियावाकी वन का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।